हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको 12th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर को बताऊंगी। ये अंतर 2023 में आए थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको सभी जो अंतर हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो सभी मैंने बहुत ही ईजी तरीके से लिखे हैं, जिससे कि आपको ये सभी बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर है सक्रिय प्रतिरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सेम आपको उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, तो वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग में थे, पर मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए और आप इसे एग्जाम में भी बहुत ही आसान तरीके से लिखाएं। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर है इसमें स्वयं शरीर की कोशिका ही संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है करती है। ठीक है, आपको शायद अच्छी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, और निष्क्रिय में आप लिखेंगे इसमें अन्य शरीर के विकसित एंटीबॉडीज़ को किसी अन्य शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें अन्य शरीर के विकसित एंटीबॉडीज़ को किसी अन्य शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तो आपको दोनों में अंतर आपको पता होगा। ठीक है, एक के आप याद कर लेंगे तो दूसरे का आपको आसानी से याद हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें एंटीबॉडीज़ बनने में समय लगता है। ठीक है, और इसमें यह तुरंत क्रियाशील होती है। ठीक है, तो आपको एक याद करना है, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यह पूरे जीवन कार्य करती है। ठीक है, और इसमें इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसका। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसका कि यह हानि रहित है। ठीक है, इसमें हानि नहीं होती और इसमें खट्टे की संभावना होती है। ठीक है, तो आपको 4 पॉइंट हैं, आपको बहुत ही इजी लिखे हैं मैंने यहाँ पर। वैसे तो ये लॉन्ग में आप मॉडल में देखेंगे तो आपको इसे लॉन्ग में आपको देखने को मिलेंगे, पर मैंने बहुत ही इजी तरीके से लिखा है, जिससे आपको ये आसानी से याद हो। दूसरा अंतर है प्रभावी कारक अप्रभावी कारक। ठीक है, तो चलिए इनमें भी हम अंतर देखते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि यह किसी भी में अपना लक्षण प्रकट करता है। ठीक है, यह किसी में भी अपना लक्षण प्रकट करता है। और अप्रभावी में लिखेंगे इसका पॉइंट, अप्रभावी में क्या है कि यह प्रभावी कारक की उपस्थिति में स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको इसका उल्टा करना है, तो आपको ऑटोमेटिक उसका याद हो जाएगा। ठीक है, अब प्रभावी में लिखेंगे इसका दूसरा पॉइंट कि यह सभी पीढ़ियों में प्रकट होता है। अब प्रभावी में लिखेंगे यह सभी पीढ़ियों में प्रकट नहीं होता। ठीक है, यह सब पीढ़ियों में प्रकट होता है और अप्रभावी में यह सभी पीढ़ियों में प्रकट नहीं होता। तीसरा पॉइंट है यह एक पूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है कि यह अपूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होते हैं। ठीक है, यह अपूर्ण एंजाइम के लिए होते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों अंतर इतने इजी तरीके से बताएं कि आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगे ये। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि सभी अंतर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप बायोलॉजी के पेपर में आप देख लेना, आपको जो अंतर हैं वो 2 पूछे गए थे, और उसमें उन 2 के एक तो निष्क्रिय, ठीक है, ये वाला पूछा गया था, दूसरा डीएनए वाला, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट है परागकण और निषेचन, इनमें अंतर। ठीक है, तो इसमें है पराग कोश से परागकण के कण उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की प्रतिक्रिया को ही परागण कहते हैं। ठीक है, तो परागण क्या है कि पराग कोश से परागकण के कण उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। निषेचन क्या है, अंड कोशिका से नर युग्मक के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। इजी तरीके से लिखा है, आपको आसानी से याद हो जाएगा।
इसमें परागण में दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इसके फलस्वरूप पराग स्त्री केसर अन्य क्रिया होती हैं। ठीक है, कि इसके फलस्वरूप पराग स्त्री केसर अन्य क्रियाएं होती हैं। निषेचन में दूसरा पॉइंट क्या है? निषेचन में दूसरा पॉइंट है इसके फलस्वरूप, ठीक है, इसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है। अब परागण में तीसरा पॉइंट क्या है? परागण में तीसरा पॉइंट कि यह निषेचन पूर्व घटना है। ठीक है, परागण में दूसरा पॉइंट यह निषेचन पूर्व घटना है, और निषेचन में तीसरा पॉइंट क्या है? यह स्वयं निषेचन है। अब चौथा पॉइंट क्या है? वायु, जल, कीट, पक्षी आदि इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। निषेचन में चौथा पॉइंट क्या है? निषेचन के हेतु युग्मनज स्थानांतरण पराग नालिका करती है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अब इसमें हम अंतर क्या है कि स्वपरागण व परपरागण में अंतर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी। तो इसमें पहला पॉइंट है स्वपरागण में कि यह एक ही पौधे के पुष्प के बीच होता है। ठीक है, और परपरागण में अंतर क्या है? परपरागण में अंतर है यह एक ही जाति के दो पौधों के पुष्पों के बीच होता है। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। ठीक है, और परपरागण में इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है? स्वपरागण में इसमें परागण कम खर्च होते हैं। ठीक है, परपरागण में तीसरा अंतर क्या है? इसमें परागण अधिक खर्च होते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और परपरागण में इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपको इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना है। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसमें लिखे हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो चलिए अब हमें इन दोनों में अंतर देख रहे हैं कि सहज प्रतिरक्षा व उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है। ठीक है, इनमें आपको अंतर देखने हैं। तो इसमें है यह विशिष्ट प्रतिरक्षा है और यह रोग विशिष्ट प्रतिरक्षा है। ठीक है, यह विशिष्ट प्रतिरक्षा है, यह रोग विशिष्ट प्रतिरक्षा है। यह जन्म के समय मौजूद होती है, यह जन्म के बाद मौजूद होती है। ठीक है, यह वाहक कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, जो वाहक कारक होते हैं उन्हें शरीर में जाने से रोकती है, और यह शरीर में प्रवेश कर चुके रोगजनक कोशिकाओं व एंटीबॉडीज द्वारा समान रहती हैं। ठीक है, क्या यह वाहक कारकों को शरीर में जाने से प्रवेश करने से रोकती है, और यह शरीर में प्रवेश कर चुके रोगजनक कोशिकाओं व एंटीबॉडीज द्वारा समान रहती है। ठीक है, और इसमें चौथा पॉइंट क्या है? यह स्मृति कोशिका नहीं बनाती। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर है? यह स्मृति कोशिका बनाती है। ठीक है, तो इसमें आपको 4 अंतर हैं, बहुत ही ईजी हैं, और ये 2023 में भी आए थे। आप 2023 के पेपर को देख लेना, उसमें आपको ये अंतर देखने को मिलेगा। आप मेरे चैनल पर जाके देख लेना एक बार, ठीक है, उस वीडियो को। तो नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए आरएनए में अंतर। ये भी 2023 के पेपर में आया था। आप मेरी जो बायोलॉजी का पेपर है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, आपको पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इन दोनों में अंतर देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो डीएनए में सबसे पहला अंतर है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं इन सभी अंतर बताने हूँ, आपको सभी की स्क्रीनशॉट ले लेना है जिससे आप इन्हें लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए पहले डीएनए में हम अंतर देखते हैं। तो इसमें पहला इसका पॉइंट है कि यह एक आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, डीएनए में। आरएनए में यह कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, डीएनए क्या है? यह एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है और यह कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है। दूसरा पॉइंट है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्कराएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें राइबोस शर्कराएं पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट है, इसमें थायमीन क्षार उपस्थित होता है, और आरएनए में क्या होता है? इसमें यूरेसिल्स क्षार उपस्थित होता है। ठीक है, यह केंद्रक में पाया जाता है, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके जो अंतर हैं बहुत ही ईजी हैं और आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट अंतर है भ्रूण कोश और भ्रूण पोष। ठीक है, इसमें अंतर बताने हैं आपको।
ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 2022 को आया था। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे यह क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है और यह त्रिसलन से बनने वाले भ्रूण कोश के केंद्रक से बनता है। ठीक है, तो इसके जो अंतर हैं वो भी बहुत ही ईजी तरीके से आपको याद हो जाएंगे कि यह क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है, यह त्रिसलन से बनने वाले भ्रूण कोश के केंद्रक से बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यह मादा युग्मक को आश्रय देता है और यह भ्रूण को विकास के समय या अंकुरण के समय पोषण प्रदान करता है। ठीक है, कि यह मादा युग्मक को आश्रय देता है और यह भ्रूण को विकास के समय या अंकुरण के समय पोषण प्रदान करता है। यह अगुणित होता है। ठीक है, और इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, यह त्रिगुणित होता है। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको जितने भी अंतर बताए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।